हेलो फ्रेंड्स, चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी बातें आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। इस चैनल पे हम बीकॉम पास एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और बीएचयू यूनिवर्सिटी के सारा सिलेबस जो कॉमर्स साइड का है, मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगी, एमसीक्यूज़ कराऊंगी और ये मेक श्योर करूंगी कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर करें। इसके अलावा हमारा एक ऐप भी है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है और सारा प्रोसीजर है। आप चाहें तो उसे देखकर ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं और बल्कि मैं तो कहूँगी कि आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे नोट्स कॉमर्स के, जिसमें कॉमर्स है और अकाउंट्स और बैंकिंग, इकोनॉमिक्स के सभी नोट्स, उसके अलावा नोट्स की पीडीएफ और आपके सारे वीडियोस जो है टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ वगैरह सब कुछ कवर कराया जाएगा ताकि आप सक्सेसफुली इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएं। और इसकी फ़ीस बहुत ही माइनर है, तो मैं तो कहूँगी कि आप ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप अपने सक्सेसफुली अपने टारगेट पे पहुँचें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पे अभी आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने साथी विद्यार्थियों के साथ, ताकि उन्हें भी इसके नॉलेज हो, ज्ञान हो और वो भी आगे बढ़ें। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैंने नेशनल इनकम के कुछ कॉन्सेप्ट लिए हैं और यहाँ पर मैं बायलिंगुअल फॉर्म में जा रही हूँ, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा का प्रयोग कर रही हूँ और वो सारी चीज़ों को शामिल कर रही हूँ जो कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराए और एमसीक्यूज़ करने में आपकी मदद करे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बात करें नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम क्या होती है? देखिए यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में इसे क्लियर करा है, वस्तुओं और सेवाओं सॉरी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज दोनों को ही उस वित्तीय वर्ष का उत्पादन, उस पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर जो कि हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, कौन सा होता है? 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हम वित्तीय वर्ष मानते हैं। तो उस फाइनेंशियल वर्ष का वस्तुओं और सेवाओं का जितना भी उत्पादन है जो कि उपभोग के लिए प्रस्तुत है, यानी उसके बाद उसमें कोई और प्रोसेसिंग बाकी नहीं है, वो डायरेक्ट अब कंजम्पशन किया जाएगा, तो उन वस्तुओं और सेवाओं को ही हम नेशनल इनकम मानते हैं। मान लीजिए गेहूं का उत्पादन हुआ, लेकिन ये गेहूं अभी प्रोसेसिंग में जाके इसके बिस्किट्स या बन्स या ब्रेड्स बनेंगे, तो तब हम उस गेहूं को नहीं लेंगे नेशनल इनकम में, बिकॉज अभी उससे दूसरी चीज़ें मैन्युफैक्चर नहीं, वो डायरेक्ट उपभोग के लिए नहीं जा रहा। तो वो वस्तु और सेवाएं जो अंतिम वस्तुएं जिन्हें बोलते हैं, जो अब उपभोग के लिए प्रस्तुत हैं, तो उसको हम नेशनल इनकम का पार्ट मानते हैं। और ये पर्टिकुलर एक फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। अगर ये उत्पादन पिछले वर्ष में हुआ है या हम प्लान कर रहे हैं आगे आने वाले वर्ष में, ठीक है, तो ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर वित्तीय वर्ष बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि इसकी कुछ हाइलाइट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, अंतिम वस्तुओं का उत्पादन को शामिल किया जाएगा, उस विशेष वित्तीय वर्ष का ही संबंधित होगा। और नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी। तो नॉर्मल रेजिडेंट जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, वैसे मैं ना अलग से आपको इस नोट्स को डिस्कस कराऊंगी नॉर्मल रेजिडेंट एक्चुअल होता क्या है। नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं कि चाहे वो देश में रह रहे हों, चाहे वो देश से बाहर रह रहे हों, बट वो देश के आर्थिक हित जो है उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि देश, उनकी इनकम जो है देश में ही आएगी एट लास्ट, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट माने जाते हैं। मान लीजिए कोई अमेरिका में रह रहा है और वहाँ कुछ भी काम कर रहा है या वहाँ उसने प्रॉपर्टी बना रही है, उसका उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, बट एट लास्ट वो देश में ही आकर कंट्रीब्यूट करता है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट की श्रेणी में आता है। ऐसा व्यक्ति यदि देश से बाहर भी कुछ कमाता है तो भी वो नेशनल इनकम का पार्ट होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके ना कई तरह के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं कि मान लीजिए शाहरुख खान जो है ने प्रॉपर्टी बनाई है अमेरिका में या ब्रिटेन में और वहाँ से उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या वो नेशनल इनकम का पार्ट होगा? बिल्कुल 100% वो पार्ट होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई मल्टीनेशनल कंपनी है और उन्होंने देश में कुछ इनकम जनरेट कर दी। ठीक है,
MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी है। अब उन्होंने कुछ इनकम जनरेट करी हमारे देश से और वो अमेरिका की है, तो वहाँ पर उन्होंने अमेरिका में सेंड कर दिया, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट में अपनी इनकम को सेंड कर दिया। अब बताइए, ये तो हमारे देश से इनकम कमाई गई, तो क्या ये हमारे नेशनल इनकम का पार्ट है? ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए तो फिर और भी आगे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। थोड़ा सा मेरा गला ठीक है, आई होप आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। एंड चलिए तो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं NNPFC। अब NNPFC क्या होता है, देखिए ये होता है नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। ये जो FC है ना, दैट इज़ कॉल्ड फॉर फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो नेट नेशनल प्रोडक्शन, यहाँ पर प्रोडक्शन P फॉर प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन इनकम एक ही बात है। तो यहाँ पर उसमें से हम फैक्टर कॉस्ट अगर निकालना, फैक्टर कॉस्ट पे निकालना चाहें तो क्या होता है, देखिए अगर आप, एक होता है MC मार्केट कॉस्ट, ठीक है, और एक होता है फैक्टर कॉस्ट। ये कॉन्सेप्ट अभी मैं क्लियर कराती हूँ। अगर आप फैक्टर कॉस्ट पे आपको प्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और आप उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दो और सब्सिडी को माइनस कर दो। इनडायरेक्ट टैक्स को आपको प्लस करना है और सब्सिडी को करना है माइनस, ठीक है। तो आपका आता है मार्केट कॉस्ट पे आपका नेट नेशनल प्रोडक्शन आ जाएगा। मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट में अगर कोई डिफरेंस है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी है। मार्केट कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा हुआ होता है, यानी कि जब प्रोडक्शन होता है उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स देने पड़ते हैं प्रोडक्शन करने वालों को, और वो उस टैक्स को ऐड कर देते हैं कॉस्ट में और वो टैक्स हम पे करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स अगर ऐड होता है तो कॉस्ट बढ़ जाती है। और सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी कुछ ऐसी हेल्प होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से फर्म्स को मिलती हैं और वो उसकी कॉस्ट को कम कर देती हैं। तो फैक्टर कॉस्ट, जितना भी प्रोडक्शन का कॉस्ट है उसमें सब्सिडी को माइनस कर दो, क्योंकि वो कॉस्ट प्रोडक्शन करने वालों को देनी नहीं पड़ रही है बल्कि वो उनको रियायत मिली है, और क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है इसलिए टैक्स को ऐड कर दो। तो टैक्स को करना है ऐड, सब्सिडी को करना है माइनस, और आपका आ जाएगा मार्केट कॉस्ट, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नेशनल इनकम है, जो अंतिम वस्तु का उत्पादन है, इसको कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अगर हिंदी में बात करें तो उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, 3 विधियां हैं, याद रखिए। MCQs ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की यानी राष्ट्रीय आय को निकालने की कितनी विधियां हैं, तो वो 3 विधियां हैं, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट और कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, और बहुत ही आसान है। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई डाउट है ना तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट, मैंने बोला था मैं आपको क्लियर करा दूंगी। इनका बीच का डिफरेंस तो देखो क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स है ना, IT इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और सब्सिडी, ये उन दोनों जिसमें से टैक्स तो जुड़ जाता था और सब्सिडी घट जाती थी अगर मार्केट कॉस्ट निकालना है तो। लेकिन अभी इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि ये है क्या कॉन्सेप्ट। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, मार्केट कॉस्ट क्या होती है, यह वह कीमत है जो कि जब वस्तु मार्केट में जिस रेट पे बेची जाएगी, यानी अगर आपको नाम से ही पता चल रहा है, देखो मार्केट कॉस्ट का मतलब वो वस्तु मार्केट में किस रेट पे बेची जाएगी, ये इसकी मार्केट कॉस्ट होगी। फैक्टर कॉस्ट ये वह कीमत है जिस पर वस्तु तैयार की गई है, यानी कि एक फर्म ने प्रोडक्शन किया है तो एट लास्ट वो कितनी की उसको पड़ी, जेन्युइनली उनको कितनी कीमत देनी पड़ी है, ये होती है फैक्टर कॉस्ट। और उसमें फिर इनडायरेक्ट टैक्स ऐड किए जाते हैं, सब्सिडी माइनस की जाती है, फिर निकल आती है आपकी मार्केट कॉस्ट। मार्केट कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होती है फैक्टर कॉस्ट से, डिपेंड करता है कोई गवर्नमेंट कहीं बहुत ज़्यादा सब्सिडी तो नहीं दे रही है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं इसका भी एग्जाम्पल आपको दूंगी कि कभी कभी फैक्टर कॉस्ट हमेशा वैसे तो कम होती है मार्केट कॉस्ट से, लेकिन कभी कभी मार्केट कॉस्ट कम हो जाती है, उसका एक कंडीशन है वो भी मैं बता दूंगी। तो मार्केट कॉस्ट कैसे आती है, फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दीजिए, सब्सिडी माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा मार्केट कॉस्ट।
अब देखिए ये कौन सी कंडीशन होगी जब मार्केट कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट से कम होती है। ये तब होगा जैसे कि कोई किसान है और उसका प्रोडक्शन के गेहूं या चावल जो भी उसने प्रोडक्शन किया तो काफ़ी कॉस्ट आ रही है, लेकिन इस कॉस्ट पे मार्केट में बेचने पे लोगों को उतना में अफोर्डेबिलिटी नहीं है लोगों की, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतना कीमत। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अब वो किसान का नुकसान भी नहीं होने देगी, ठीक है, क्योंकि पता है कि इस रेट पे कोई ख़रीदेगा नहीं, लोगों को अनाज नहीं मिलेगा। और अगर ये प्रोडक्शन बिकेगा नहीं तो किसान को नुकसान हो जाएगा। तो गवर्नमेंट इस पे किसान को देगी सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी देती है। और उससे क्या होगा, किसान के नुकसान की भरपाई, किसान का तो पैसा वसूल हो जाएगा क्योंकि वो अब उसको पैसा मिल गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कम रेट पे बेच देगा, तो उसकी फसल बिक जाएगी, कम रेट पे बिकेगी, लोग खरीद लेंगे, ठीक है, खुशी खुशी। और इससे ना तो लोगों को नुकसान होने वाला है और ना ही किसान को। तो ये सब्सिडी ऐसी चीज़ों पे मिलती है जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जिनका प्रोडक्शन को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इसी कंडीशन में ऐसा होगा अगर बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी गई है तो मार्केट कॉस्ट जो है फैक्टर कॉस्ट से कम पड़ेगी। और ये क्या, ये तो आपको जनरली अगर आप ये जानते होंगे कि राशन जो है मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को, तो वो 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये के रेट से मिलता है, जो कि उसका एक्चुअल कॉस्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है, बहुत सारी सब्सिडी है उस पर, तो मार्केट कॉस्ट से भी लोअर पे बिक रहा है, मतलब फैक्टर कॉस्ट से भी कम पे मार्केट कॉस्ट बिक रहा है। वो राशन की चीज़ें होती हैं, तो राशन के टाइम पे आप ये फंडा क्लियर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे। और बने रहिए इस चैनल पे और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए।